नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। आपको बता दें, कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है। हालांकि यासीन मलिक को क्या सजा मिलेगी, इस पर फैसला 25 मई को अदालत करेगी। लेकिन इतना तय है कि यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाए गए हैं, साथ ही आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में युवाओं को भटकाने, युवाओं के हाथों में बंदूक थमाने के लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया है। साथ ही तमाम जो आरोप हैं वो उन पर लगे हैं और इस पूरे मामले में अब एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है और उन्हें दोषी ठहराया गया है। साथ ही अदालत ने यासीन मलिक से उनकी वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा भी मांगा है और साथ ही एनआईए से भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है। हालांकि अब यासीन मलिक को इस मामले में कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अब 25 मई को होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप था। आपको ये भी बता दें कि यासीन मलिक ने बीते दिनों ही खुद अपने तमाम आरोप जो हैं वो स्वीकार कर लिए थे। उन्होंने ये माना था कि जो यूएपीए के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है, जो राजद्रोह का केस उन पर लगा है, वो बिल्कुल सही है। ये उनकी तरफ से ही स्वीकार किया गया था। सुनवाई की आखिरी तारीख पर यासीन मलिक ने अदालत को ये बताया था कि वो यूएपीए की धारा 16 यानी आतंकवादी गतिविधि, 17 यानी आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना यानी टेरर फंडिंग और 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और 124A देशद्रोह के तहत जो उन पर आरोप लगे थे, खुद पर लगे आरोपों को उन्होंने चुनौती नहीं देना चाहते हैं। वो ये कहा था, यानी उन्होंने ये मान लिया था कि उन पर जो देशद्रोह का केस लगा है, जो टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल सही हैं और वो इन आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। ये यासीन मलिक की ओर से मान लिया गया था। तो अब इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया है और इस पूरे मामले में कितनी सजा यासीन मलिक को मिलेगी, आने वाले वक्त में जल्द ही फैसला होगा। सबकी निगाहें आज इसी बात पर टिकी हुई थी कि यासीन मलिक का हिसाब किताब आज कोर्ट में होगा कि आखिर जिस तरीके से वो देश में रहकर कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं यासीन मलिक, लेकिन तमाम अलग अलग आतंकी संगठनों के साथ उनके ताल्लुकात हैं और तमाम आतंकी संगठनों के साथ वो मिले हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा से लेकर तमाम जो बड़े आतंकी संगठन हैं उनके साथ उनके संबंध पाए गए हैं। इसके अलावा भी कई आरोप उन पर लगे हैं। 4 एयरफोर्स के जवानों की हत्या का आरोप जो उन पर लगा था, उसमें भी उन्होंने खुद माना था कि हाँ, उन्होंने ही उनकी हत्या की है। तो इस तरीके की गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, इस तरीके से हत्याएं उनके द्वारा की गई हैं। आपको बता दें, यासीन मलिक के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है, दरअसल उसमें यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। ऐसे में उनको अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से यासीन मलिक कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ उनके अलगाववादी तमाम नेताओं के साथ न सिर्फ संबंध रहे हैं बल्कि आतंकवादियों के साथ भी उनके संबंध हैं और युवाओं को भड़काने में उनका अहम हाथ माना जाता है। और किस तरीके से 2017 के दौरान जम्मू कश्मीर में तमाम अलग अलग आतंकी घटनाएं देखने को मिली, उन तमाम आतंकी घटनाओं में भी यासीन मलिक का नाम सामने आया। तो फिलहाल ये अहम फैसला अदालत की ओर से किया गया है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अब 25 मई को ये तय हो जाएगा कि यासीन मलिक की सजा क्या होगी, क्योंकि यासीन मलिक ये पहले ही मान चुके हैं कि वो आतंकी
आतंकी गतिविधियों में शामिल था, उसने आपराधिक साजिश भी रची थी और उसी पर लगी देशद्रोह की धारा भी बिल्कुल सही है। यासीन पर जो यूएपीए के तहत धाराएं लगी हैं उसे भी उसने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2017 में कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों में जिस तरीके से इजाफा हुआ था, माहौल खराब करने की साजिश की गई थी, उसी मामले में दिल्ली कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ ये सुनवाई हो रही है, जहां एनआईए की विशेष अदालत ये सुनवाई कर रही है, जहां पर अलगाववादी नेता ने तमाम आरोपों को स्वीकार कर लिया है। तो अब 25 मई को कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में आएगा, लेकिन इस मामले में यासीन के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसी केस में चार्जशीट के अंदर लश्कर के सरगना हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सालुद्दीन के नाम भी शामिल हैं। इस मामले में इन दोनों ही आरोपियों को भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। वहीं फारूक अहमद डार और बिट्टा खराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह जैसे अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे। यानी न सिर्फ अकेले यासीन मलिक बल्कि इसके अलावा भी अलगाववादी कई नेता हैं जिनके खिलाफ ये आरोप तय किए गए थे। तो वहीं लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल हैं। यानी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यासीन मलिक टेरर का कितना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, किस तरीके से देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की वो फिराक में थे। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इन आतंकी, इन अलगाववादी नेताओं पर कहीं न कहीं शिकंजा कसा गया है। तमाम जो जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन तमाम पार्टियों पर भी सरकार ने निगरानी रखी। इन तमाम पार्टियों के नेताओं पर भी खास निगरानी रखी गई। इन्हें कई महीनों तक नजरबंद भी रखा गया ताकि जम्मू कश्मीर में अगर फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बड़ा बदलाव कर रही है, आर्टिकल 370 को खत्म कर वहां जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, तो ऐसे में युवाओं को ना भटकाया जाए। इसके अलावा जो कश्मीर के लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, उनके मन में किसी भी तरीके का डर या भय पैदा ना किया जाए। यही वजह है कि सरकार की ओर से ये बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया था। हालांकि इसकी बौखलाहट आज तक भी जम्मू कश्मीर की जो तमाम राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती हो, उनकी पार्टी के तमाम नेता हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो या फिर अलगाववादी नेता हो, कहीं ना कहीं वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उसमें साफ तौर पर उनकी बौखलाहट देखने को मिलती है। और ये तय है कि यासीन मलिक पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप उन्होंने स्वीकार किए हैं। तो ऐसे में एनआईए की कोर्ट जब जल्द ही यासीन मलिक पर फैसला सुनाएगी तो माना जा रहा है कि आजीवन कारावास की सजा उन्हें भुगतनी पड़ सकती है। जिस तरीके से उन पर देशद्रोह का केस है, यूएपीए की कई धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें न सिर्फ टेरर फंडिंग यानी आतंकी फंडिंग का मामला है, आतंक के लिए पैसा जुटाने का मामला है, बल्कि इन तमाम आतंकी गतिविधियों को किस तरीके से देश में अंजाम दिया जाए, किस तरीके से भारत को दहलाया जाए, इसकी साजिश भी बाकायदा उनकी तरफ से रची गई है। युवाओं को भड़काया गया है, युवाओं के हाथों में बंदूकें थमाई गई हैं, युवाओं को आतंक के लिए प्रेरित किया गया है। ये तमाम आरोप उन पर लगे हैं। 4 निहत्थे एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या जैसे आरोप भी यासीन मलिक ने खुद स्वीकार कर रखे हैं। तो कानून का शिकंजा अब उस पर पूरी तरीके से कस चुका है और बचने की कोई उम्मीद यासीन मलिक की नहीं बची है। ऐसे में उन पर जो सभी आरोप लगे हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। तो अब उन्हें चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि यासीन मलिक ये खुद ही स्वीकार कर चुका है कि हाँ, उन्होंने ही इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है, इन तमाम आतंकी साजिश को रचा गया है। और किस तरीके से आतंकवादी कृत्य उन्होंने रचा, आतंकवादी संगठन का सदस्य भी वो रहा,
तो ये तमाम जो आरोप उस पर लगे थे ये स्वीकार यासीन मलिक कर चुका है। इसके बाद एनआईए की विशेष अदालत के फैसले पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो फैसला 25 मई को आएगा, 25 मई को ये तय होगा कि यासीन मलिक के लिए आखिर क्या सजा उन्हें दी जाती है। लेकिन फिलहाल उन्हें दोषी ठहराया क्या है और इस पूरे मामले में जो बाकी अलगाववादी नेता हैं उन पर भी आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार यासीन मलिक की इस पूरे मामले पर जो आरोप उन पर लगे हैं उस पर सुनवाई दिल्ली की विशेष अदालत में हो रही है। लेकिन देखना यही होगा कि दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत इस पूरे मामले पर यासीन मलिक के लिए क्या सजा सुनाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।